नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा। काफ़ी दिनों से महिला आरक्षण बिल जो 128वां संविधान संशोधन करने के लिए है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, आगे उसकी प्रक्रिया अभी बाकी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने हैं, राज्यों से रेक्टिफिकेशन होने हैं। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। तो ये बिल जो है, ऐसा लगता है कि यह बिल केवल चुनाव में फ़ायदा लेने के उद्देश्य से ही किया गया है। इसका कारण क्या है कि इसमें जो प्रस्तावित संशोधन जो संविधान में होगा, जो आर्टिकल 334 जोड़ी जाए, 4A जोड़ा है, 334A जोड़ा जाएगा, उसमें शर्तें हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि इसका प्रभाव अभी कोई होने वाला नहीं है और ना ही किसी महिला को या किसी वर्ग को कोई इससे फ़ायदा होने वाला है। इसका जो शर्तें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उसको अगर किसी ने समझ लिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि इससे फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और ना इसका कोई प्रभाव अभी होने वाला है। तो इसके जो 334A आर्टिकल संविधान में जोड़ा जाएगा, उसके अनुसार पहली तो ये रोटेशन में होगा। दूसरा है कि ये डिलिमिटेशन जो होता है, परिसीमन, पुनः परिसीमन होता है, जो उसका लोकसभा की सीटों का और असेंबलियों की सीटों के परिसीमन होता। जब परिसीमन फिर से होगा उसके बाद ही प्रभावी होगा। और परिसीमन कब होगा? इसमें है कि जनगणना के आधार पर होगा। तो जनगणना होगा पहले, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ही इसका कोई प्रभाव वास्तव में धरातल पर आएगा। और इसमें कई वर्ष अभी लगने वाले हैं, अगर हुआ तो, और नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। अभी तो आगे भविष्य में क्या है, 5-7 साल 8 साल क्या है, ये कोई आज नहीं बताया सकता। तो इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा न महिलाओं को होने वाला है और अगर पब्लिक समझ गई तो न तो राजनीतिक पार्टियों को होने वाला है। ये केवल एक वादा मात्र है कि हम जब जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा और परिसीमन होने के बाद ये प्रभाव में आएगा, जिसमें मुख्य मुद्दा ये है कि 33% जो महिलाओं के लिए लोकसभा की, विधानसभाओं की और जो केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ पर लोकसभा ये विधानसभाएं हैं, वहाँ की असेंबलियों में 33% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होंगी। उस 33% के अंदर ही 33% SC और ST की महिलाओं के लिए होंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इसमें OBC के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं की गई है और यही मुद्दा विपक्षी पार्टी भी बार बार उठा रही हैं। उनका यह भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू क्यों नहीं किया जा रहा। तो तत्काल प्रभाव से लागू करने में कोई संवैधानिक या कानूनी अड़चन नहीं थी और यह प्रावधान इसमें किया जा सकता था कि इसको तत्काल प्रभाव से जो भी सीटें अभी हैं उन्हीं में से जो 33% महिलाओं के लिए हैं रिजर्व कर दिया जाए और उसके अंतर्गत जो भी प्रावधान अभी किए गए रिजर्वेशन के, वो अभी से प्रभावी किए जा सकते हैं। अगर संविधान में संशोधन करना है और किया जाएगा तो संविधान संशोधन होने के बाद वह तत्काल प्रभाव से भी लागू किया जा सकता है, यदि पार्टियों या सरकारों की ऐसी इच्छा होती तो पहली बात तो ये एक वादा मात्र का है जो कि 3 शर्तों के पूरा होने के बाद ही ये लागू होगा। तो ये अभी फ़िलहाल कोई फ़ायदा किसी को देने वाला नहीं है। अब इसके जो प्रस्तावित फ़ायदे हैं जो हैं वो क्या हैं? वो उसमें 33% पूरी सीटें जो हैं उनकी रिजर्व रहेंगी, जिसमें 33% उसी के अंतर्गत SC और ST के लिए। इस महिला बिल का इतिहास भी हम जान लेते हैं। तो ये महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए है, ये पहले भी लाया जा चुका था। इसका सबसे पहला 1996 में HD देवेगौड़ा की सरकार ने पहली बार पेश किया था।
पास नहीं हो पाया। उसके बाद 1998 और 1999 में अटल बिहारी सरकार द्वारा पेश किया गया था, तब भी लागू नहीं हुआ। उसके बाद यूपीए सरकार ने 2008 में पेश किया था इस बिल को, उस समय भी पास नहीं हुआ। और यह उसके बाद का यह 128वां संविधान संशोधन बिल इस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। तो इसका नाम दिया गया नारी शक्ति बंधन या महिला आरक्षण बिल, जो भी कह लें। इसके नाम तो नारी शक्ति बंधन बिल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। और इसके द्वारा इस बिल के द्वारा पास होने पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये संविधान का 128वां संशोधन होगा, जिसमें जो 329A, 330A, 334A आदि आर्टिकल्स जोड़े जाएंगे। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ओबीसी को कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया, केवल SC ST को उसी 33% में से रिजर्व किया जाएगा। मान लीजिए 30 सीटें टोटल होती हैं तो उसमें से 10 सीटें SC ST के लिए होंगी। इस तरह रिजर्वेशन का प्रावधान है। और ये कब तक लागू रहेगा? इसके प्रावधान के अनुसार ये 15 साल तक लागू रहेगा, जब प्रभावी होगा उस दिन से। लेकिन ये पार्लियामेंट इसको बढ़ा सकेगी। इससे कहा जाता है कि लोकतंत्र मजबूत होगा, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लोकसभा में जो महिलाओं की सदस्यों की वर्तमान संख्या वह लगभग 81 है, जो 181 हो जाएगी। और महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए जो सशक्त बनाने के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मेरी समझ से कि अगर महिलाओं को अभी जो पंचायत राज में रिजर्वेशन है उसमें सुनने में आता है कि सरपंच पति और महिलाओं के नाम से तो चुनाव होते हैं, महिलाएं जीतती हैं, सरपंच या प्रधान या जो भी बनती हैं महिलाएं बनती हैं, जिनकी उनके जो अधिकार का उपयोग उनके घर वाले उनके पति लोग करते हैं वो नहीं कर पाती। तो सबसे पहले उनको सशक्त बनाना होगा, जागरूक बनाना होगा और अपने अधिकार का स्वयं उपयोग करना सिखाना होगा। और उसके लिए उनको प्रशिक्षित करना होगा, शिक्षित करना होगा और उनको अपना अधिकार क्या है उसके बारे में जानकारी और जागरूकता फैलानी होगी। और इसी तरह अभी भी अगर हम महिलाओं को केवल सीटों उनके नाम पर सीटें रिजर्व कर दें, इससे बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। निश्चित ही आएंगी, अच्छा माने कंपैरेटिव अगर देखें तो काफ़ी उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको सशक्तिकरण उनका होगा। लेकिन ऐसा भी सुनने में आएगा, जैसा कि अभी पंचायत राज में आता है, कि उनके घर वाले उनके शक्तियों का उनके नाम से उपयोग करते हैं। तो ये जो महिला बिल है या ये रूप से मेरे समझ से तो एक सिर्फ वादा है, और वादा कुछ शर्तों के साथ है, और वो शर्तें जब पूरी होंगी तभी ये वो वादा पूरा होगा। और इसके अलावा इस बिल से अभी फ़िलहाल कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है। और इसको जो जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा, और ये प्रभावित हमको लगता है कि 2029 के बाद ही हो सकता है, उसके पहले प्रभावी होने की कोई इसमें प्रावधान नहीं है। जब जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा, रोटेशन से सीटें निश्चित की जाएंगी, फिर उनको प्रभावी रूप से लागू होगा। और अधिकांश राज्यों के जो विधानसभाएं हैं उनसे उसका रेक्टिफिकेशन भी कराना होगा। तो इस तरह शार्ट में हमने इस संशोधन की जो चर्चा चल रही है, महिला आरक्षण के नाम से, नारी शक्ति बंधन के नाम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसके बारे में संक्षेप में जानकारी दी। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।
नमस्कार।